हेलो एंड वेलकम एवरीवन। पिछली रोगेलाई की वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, इसीलिए आज मैं बना रहा हूँ रोगेलाई वीडियो के ऊपर सेकंड पार्ट। एंड आज हम बात करने वाले हैं इसके सारे डिसएडवांटेजेस के बारे में जो कि मैंने अभी तक नोटिस किए हैं। एंड माइंड यू मुझे 1.5 मंथ होने वाला है इसे लिए हुए, एंड मैंने आई गेस इसमें 4 से 5 वीडियो गेम्स को पार किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि आपके दिमाग में होने चाहिए, वरना आपको कोई बताने नहीं वाला है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका विंडोज एक्सपीरियंस। तो इसमें जो विंडोज है ना वो बहुत ही घटिया है, और मैं आपको किस वे में समझाऊँ, बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज्ड नहीं है फॉर दिस काइंड ऑफ प्लेग्राउंड। अगर आप स्टीम डेक देखोगे तो जो उसका लिनक्स सॉफ्टवेयर है ना, पूरी कंसोल वाली फीलिंग देगा। इधर क्या सीन है, छोटे छोटे ऐसे बग्स एंड ग्लिचेस हैं जो कि ना सर में खुजली करवाते हैं। और मेरे को तो पीसी की नॉलेज है, मैंने फर्स्ट पीसी 2017 में बिल्ड किया था। पीसी सबसे आगे है, तो मैं पीसी से थोड़ा वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि मतलब क्या हो जाए तो क्या करना है, स्क्रिप्ट चलानी है, वो सब पता है। एवरेज बंदा अगर ले लेगा इसको और वो सोच रहा है कि PS5 जैसा एक्सपीरियंस होगा या स्टीम डेक जैसा होगा या निंटेंडो स्विच जैसा होगा या किसी भी कंसोल जैसा होगा कि मैं बस गेम पे टैप करूंगा गेम चल पड़ेगी, 90% ऑफ द टाइम यस ऐसा ही होगा। बट कुछ 10% चांस ऐसे होंगे जिसमें आप बड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहला तो ये है, आप वीडियो देख लो एक बार। सो गाइज, इस वक्त जो रोगेलाई में मैंने बिगेस्ट प्रॉब्लम नोटिस की है वो ये कि आप देख सकते हो कर्सर अच्छा हिल रहा है, बट दिस टास्क बार विल नॉट वर्क। ये कुछ अलग ही स्केल हो चुकी है और ये ढंग से काम नहीं करेगी बिल्कुल भी। एंड ये इस वक्त बिगेस्ट दिक्कत है, जो मैंने बिगेस्ट बग नोटिस किया ना रोगेलाई में, वो यही है कि ये जैसे मैं यहाँ टैप कर रहा हूँ ये कुछ और ही खुल जाएगा, दिस विल नॉट वर्क। और इसको फिक्स करने का क्या तरीका है कि आपको एक बार टास्क मैनेजर खोलना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू गो टू दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कॉल्ड फाइल मैनेजर या विंडोज़ एक्सप्लोरर जो भी बोलते हैं। ये देख सकते हो आप, ये करना है होल्ड एंड रीस्टार्ट। एंड ये 50-50 है कि वर्क करेगा कि नहीं। या तो ये काली हो जाएगी, काम नहीं करेगी, ये मे भी वापस आ जाए। एंड ये आप देख सकते हो अब परफेक्टली काम करेगी। अब ये काम कर रही है, अब सब कुछ काम कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर जहाँ है वो ही काम करेगा। सो यही पूरा मसला है इसका, 50-50 है। कभी कभी पूरा काला हो जाता है तो रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, टास्क बार लॉक हो गई थी, एंड वो लॉक इतनी बार होती है, मतलब अगर मैं आपको बताऊं 10 में से एक बार ये होनी है। अगर आप 10 बार इसे ऑन कर रहे हो ना दिन का, तो 10 में से एक बार इसकी टास्क बार लॉक होती है। एंड फिर आपको ये वाला ट्रिक करना पड़ता है जो मैंने करके बताया था। तो आप भी ये ट्रिक को सीख लो अगर आपको आपके रोगेलाई में दिक्कत मिल रही है। कुछ विंडोज का लफड़ा है एंड आई डोंट नो क्या दिक्कत है। एंड जैसा कि मैंने बताया था, वो जो ट्रिक है टू फिक्स इट, वो भी 50% ऑफ द टाइम ही वर्क करती है। सेकंड फ्लो अबाउट रोगेलाई कि ये लो वोल्टेज में बिल्कुल यूजलेस सा डिवाइस हो जाता है। जैसे क्या होता है ना, बैटरी जो है इसकी 40 वॉट पर आवर की है। तो अगर आप ले लो, आप इसके एपीयू को, जो इसका ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर है, उसको अगर आप दे देते हो 25 वॉट, तो ये मुश्किल से चलता है फिर 1 घंटा। मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में। तो आप क्या कोशिश करोगे कि आप इसकी वोल्टेज कम कर दो। मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो या नीचे बैठ के कहीं भी बैठे हो बिना चार्जिंग के, तो उस केस में ये शिट परफॉर्म करता है। कहने को ये स्टीम डेक से वे पावरफुल है, लाइक ठीक है, इसका कोई कॉम्पिटिशन है। इसमें जो प्रोसेसर है वो PS5 के प्रोसेसर से भी ज्यादा पावरफुल है। ध्यान रखना, प्रोसेसर का ग्राफिक यूनिट नहीं कहा मैंने, जीपीयू नहीं कहा, सीपीयू का। बट स्टिल दिक्कत क्या है कि ये पावरफुल बहुत है, पर जैसे वोल्टेज कम होती है ना, ये सुसु निकल जाता है इसका। स्टीम डेक ऑन दी अदर हैंड इवन 10 वॉट में, 7 वॉट में बहुत फिनोमिनल परफॉर्मेंस देगा आपको। और ये जो है ये 15 वॉट में, 10 वॉट में काफी गिर जाता है। इसकी अगर इस्तेमाल करना है ढंग से, तो या तो पुरानी गेम्स खेलो आप 10 वॉट पे, 15 वॉट पे, या अगर नहीं खेलनी तो भाई फिर परफॉर्मेंस मोड पे नहीं होने वाला काम। आपको अल्ट्रा वाला मोड ऑन करना पड़ेगा जो 25 वॉट का है, एंड उसी में आप इसका ढंग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन सिंपल भाषा, इसका जो टॉप वेरिएंट है ना, जो पावर का, जिसमें सबसे ज्यादा बैटरी चूसता है, वो स्टीम डेक के आसपास भी नहीं है। उसमें ये स्टीम डेक को मतलब ठोक के रख देता है। स्टीम डेक 10% काम आएगा, पर जैसे हम इसकी बैटरी बचाने के लिए वोल्टेज घटाते हैं तो फिर ये यूजलेस सा डिवाइस हो जाता है। फिर इसमें ना आप 2D गेम्स खेल लो, जैसे होलो नाइट वगैरह हैं, तब ये चला देगा उनको। पर जैसे ही अगर आप रेजिडेंट इविल 5 जैसी गेम खेलते हो, मान लो आपने इसमें 10 वॉट किया या 7 वॉट कर दिया, एंड यू आर थिंकिंग कि आप PS3 के जमाने की रेजिडेंट इविल 5 खेलोगे ना, नॉट वर्थ इट। 30 FPS देगा, स्टटरिंग देगा, ऑडियो क्रैकलिंग का इशू देता है। तो लो वोल्टेज में ये काम का डिवाइस नहीं है। तो क्या ये पावरफुल है, बट फिर बात वही है कि इसकी जो पावर है वो तभी यूज में आती है जब इसको आप ठोक के पावर यूज करने देते हो, फिर बैटरी इफेक्ट होती है। तो इन सिंपल वर्ड्स, इसका बिगेस्ट जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा इस वक्त वो यही है कि ऑन लो वोल्टेजेस दिस इज नॉट अ वेरी गुड एंड पावरफुल डिवाइस। हाई वोल्टेज में तो नेक्स्ट लेवल बात है, मतलब फिर तो कोई भी गेम चला देता है। अभी तक की मैंने जितनी टेस्ट की सारी चलाई
चलाई है इसने 60 FPS पे, पर लोअर वोल्टेज में मिस एक्सपीरियंस है। ट्रैवलिंग में अगर आपने 6 वोट 7 वोट 10 वोट का सोचा है खेलने का, देन मेरे भाई आपको मैं रेकमेंड करूंगा 2D साइड स्क्रोलर डेड सेल्स जैसी गेम्स खेलो इस पे। AAA गेम आज की क्या इवन PS2 के जमाने की भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं चलने वाली। तो यही इस पॉइंट में मुझे कहना। नंबर 3 चीज जो कि इसकी बहुत बुरी है वो है इसमें SD कार्ड खराब है, पिछली वीडियो में बताया था। अब कई लोगों को ये दिक्कत होती, सबको नहीं होती, बट कौन रिस्क लेगा? मतलब क्या अगर आपने ये लिया है आप रिस्क लोगे इसमें 1 TB का SD कार्ड डाल के जो कि 4-5 हजार का आएगा मे बी, तो आप रिस्क लेने को रेडी हो कि आप इसमें अपना 1 TB का SD कार्ड डालो एंड मे बी वो खराब हो जाए, मे बी ना हो, कोई श्योरिटी नहीं है क्योंकि सबके SD कार्ड खराब नहीं हुए, कईयों के हुए हैं। आर यू रेडी टू टेक द रिस्क कि आप अपना 1 TB का SD कार्ड इसमें टेस्ट करो? नहीं ना। तो आप क्या बोलोगे कि मैं इसमें SSD अपडेट कर लेता हूँ, अपग्रेड कर लेता हूँ, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। मतलब मैं भी यही करूंगा। अभी तो मेरा 512 GB से काम हो रहा है, बट फ्यूचर में मेरा प्लान है मैं इसमें 2 TB 4 TB की एक बार SSD डाल के भूल जाऊं, इतनी स्टोरेज हो जाए। बट स्टिल वहां भी एक नई अड़चन आती है कि इसमें जो SSD डलती है वो माइक्रो वाली डलती है एंड वो बहुत महंगी आती है। तो इसमें ना लंबी SSD नहीं डलती जो PCI स्लॉट वाली होती है। मतलब आप देख लो इमेज, ये बड़ी होती है छोटी। अब दिक्कत क्या है, इसमें फिट आ जाएगी पर इन्होंने जानबूझ के वो अलग सा स्लॉट दिया है। इसके कन्वर्टर मिलते हैं जिससे आप लंबी भी डाल सकते हो, पर वो इंडिया में कन्वर्टर ही 5-5 हजार का है, तो नॉट वर्थ इट। तो आपको माइक्रो लेनी पड़ेगी। कुल मिलाकर बात इतनी है। इधर से तो आप गए, यहाँ डालने नहीं वाले आप कुछ, रिस्क लेने नहीं वाले आप कुछ, एटलीस्ट मैं तो नहीं लूंगा। अब चलेगा नहीं चलेगा मे भी आपकी किस्मत पे हो, मे भी जल जाए SD कार्ड, ना जले। पर जब यहाँ की बात आती है तो यहाँ भी आपको नॉर्मल सस्ती SSD नहीं मिलेगी, आपको माइक्रो वाली स्पेशल लेनी पड़ेगी एंड वो ऑफलाइन मिलती नहीं, बड़ा रेयर है। ऑनलाइन मिलेगी तो ऑनलाइन थोड़ी सी एक्स्ट्रा महंगी मिलती है। तो ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे। अब बात करते हैं इसकी चौथी बुरी चीज की। तो गाइस अगर इसकी चौथी बुरी चीज की बात बताऊं तो वो ये है कि इसकी ब्राइटनेस फॉर इंडोर्स फिनोमिनल है, बहुत अच्छी, पर जैसे आप धूप में जाओगे तो दिखता नहीं है इसमें ढंग से। अब मे भी मैं बिगड़ गया हूँ, मेरे पास S23 अल्ट्रा है, इसकी जो आउटडोर विजिबिलिटी है लाइक पता ही नहीं लगता है मैं बाहर बैठा हूँ, इतना क्लियर दिखता है इसमें, बिल्कुल मतलब पता नहीं लगता यार बाहर बैठा है, कागज दिखता है ना साफ, वैसे ये दिखता है। इतनी पीक ब्राइटनेस अच्छी है इसकी। दूसरी तरफ ये जो है ना, ये आई गेस 500 निट्स का है, तो इन थ्योरी 500 निट्स बहुत है, पर अगर आपको पता ना हो ना, बाहर जाते ही 500 निट्स फीका पड़ने लग पड़ता है। तो बाहर दिख जाता है पर आंखें स्क्विंट करनी पड़ती हैं, थोड़ी समझ नहीं आता ढंग से कि क्या दिख रहा है, थोड़ा व्हाइट वॉश सा लगता है सब। तो ब्राइटनेस के केस में भी मैं कहूंगा कि इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ना नॉर्मल मिड रेंज फोन चलाने की आदत है जिसकी ब्राइटनेस इतनी हाई नहीं है, तो मे भी आपको पता भी ना लगे। बट क्योंकि मैं S23 अल्ट्रा जैसे बाहर धूप में बैठा हूँ, इधर S23 अल्ट्रा में इंस्टा खोलता हूँ तो वो इतना क्लियर दिख रहा है। दूसरी तरफ इधर जो गेम चली है वो बिल्कुल ब्लरी सी एंड डल सी दिख रही है, तो वो साफ नोटिस होता है। मे भी आपको ना हो, मुझे हो रहा है तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप भी एक फ्लैगशिप फोन से इधर शिफ्ट हो रहे हो तो आपको भी ब्राइटनेस वाली दिक्कत नोटिस होगी। अब बात करते हैं इसकी लास्ट वर्स्ट चीज की। तो अगर मैं इसकी लास्ट वर्स्ट चीज बताऊं दोस्तों तो वो ये होगी कि इसमें ना इन्होंने USB का सबसे पहले एक पोर्ट दिया जो कि Type-C है। कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं जुगाड़। फिर सेकंड बड़ी दिक्कत ये है कि ये वाला जो Type-C पोर्ट है ये अल्ट्रा सुपर फास्ट वाला नहीं है, जो भी नाम लेते हैं, विच मीन्स इन सिंपल भाषा आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा? चार्जिंग करके देगा तगड़ी वाली, कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट चार्जिंग भी करता सपोर्ट, PD करता ये पावर डिलीवरी। मेन दिक्कत ये है कि आप इसके साथ एक्सटर्नल GPU नहीं जोड़ सकते। मतलब अगर आप ROG Ally X की तरफ जाओगे ना तो वहां पे 2 USB पोर्ट हैं एंड एक जो है वो USB 4 वाला है शायद, उस वजह से उसमें आप एक्सटर्नल अपना GPU आराम से कनेक्ट कर सकते हो सिर्फ एक USB Type-C केबल से। जैसे आपके PC में जो भी है, जैसे मेरे में 4070 सुपर है, मैं उसको डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट कर सकता। इसमें वो फंक्शनैलिटी नहीं है। इसमें एक है जिससे आप इसमें एक्सटर्नल GPU लगा सकते हो एंड इवन आपको उसमें 4090 भी मिलता है, पर वो मोबाइल वेरिएंट है। एंड मेरे भाई वो इतने एक्सपेंसिव GPU है ना, क्योंकि इन्होंने इसमें प्रोप्राइटरी हार्डवेयर लगाया है। प्रोप्राइटरी हार्डवेयर का बेसिकली मतलब ये है ऐसा हार्डवेयर जो सिर्फ एक कंपनी बनाती है। जैसे एप्पल में लाइटनिंग केबल सिर्फ एप्पल बना रहा था और एप्पल बेच रहा था, सेम वे Ally में इन्होंने ना XMG करके एक स्लॉट आता है, ये इतना बड़ा छेद आप देख सकते हो। तो ये जो छेद है इसे बोलते हैं XMG स्लॉट। अब यहाँ पे आपको वो लगाना पड़ेगा, इनका एक डॉक आता है। अब उसमें 2 बड़ी दिक्कतें बता, आपके पास कितना ही पैसा हो, इंडिया में ऑफिशियली मिलता नहीं है, ठीक है, और बहुत रेयरली मिलता है। और अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है और आप इस तरह लेना भी चाहते हो तो वो इतना महंगा मिलता है ना, मतलब जितने का आपका प्रॉपर 4090 आएगा ना डेस्कटॉप वाला, ठीक है, मोबाइल वेरिएंट आता है एक लैपटॉप में डलता है, एक डेस्कटॉप लेवल का आता है प्रॉपर वाला फ्लैगशिप, सेम प्राइस है। मतलब इसका जो यूनिट मिलता है XMG CPU वो और जो PC में आपके डलेगा जो कि 2 टाइम ज्यादा पावरफुल होगा इन मैनी केसेस, वो सेम प्राइस। अगर और सिंप्लीफाई करें तो इसका 4090 और PC का 4090 सेम प्राइस का, इवन दो इसका 4090 जो है वो
पीसी के 4070 के बराबर की परफॉर्मेंस देगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? एंड वो मिलता भी नहीं है आसान, बट वो काम की चीज बड़ी मस्त है यार। मतलब इतनी सी चीज है, उसी में ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा आपको, उसी में आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड डाल दो, उसी से डिस्प्ले आउटपुट ले लो, डॉक की तरह भी काम करेगा। बट बात वही आई कि सबसे पहले तो वो 1.5 लाख के हैं, ठीक है, और इंडिया में मिलते नहीं है। और आप अगर दूसरी तरफ देखो कि आप यूएसबी से करोगे कनेक्ट एक्सटर्नल जीपीयू, ई जीपीयू जो बोलते हैं, वो भी नहीं होगा क्योंकि सपोर्ट नहीं करता। ROG Ally X में इन्होंने ये प्रॉब्लम फिक्स कर दी थी, जिस वजह से उसमें ना आपको ये वाला पोर्ट नहीं मिलता है इनका प्रोप्राइटरी, उसमें आपको 2 USB-C पोर्ट मिलते हैं। तो मस्त आप अपना एक्सटर्नल जीपीयू लगा सकते हो, आपका जो मन करे। कोई एसूस का जबरदस्ती हार्डवेयर लेने की जरूरत नहीं, विच मीन्स इंडिया में भी आपको वो चीज मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। आप मतलब अपना पुराना ग्राफिक कार्ड उठाओ और जोड़ दो, ROG Ally X से जुड़ जाएगा। इधर वो सीन नहीं है। एंड एट द सेम टाइम लास्ट चीज है, इसी पॉइंट में इंक्लूड होगी, सिर्फ एक USB-C पोर्ट है। तो क्या दिक्कत होती है कि एक टाइम पे चार्जिंग कर दी तो दूसरी चीज नहीं होगी। और एक USB-C पोर्ट मतलब बड़ी गलत बात लगी यार, एक और जगह बनती थी, मतलब नीचे दे देते, साइड में दे देते, कहीं देते, 2 तो मिनिमम होने चाहिए, जो कि ROG Ally X में वंस अगेन फिक्स की। बट बात फिर वही है कि क्या ये लेना चाहिए या नहीं। समराइज करूं अगर मैं कि अगर ये नहीं लें तो क्या लें। स्टीम डेक इंडिया में ऑफिशियली मिलता नहीं, निंटेंडो स्विच ऑफिशियली मिलता नहीं, मिलता है लीजन को इज अ फिनोमिनल बीस्ट, बट वो बहुत महंगा आता है। फिर साथ में आपको मिलता है इंडिया में ROG Ally X, वो भी फिनोमिनल है और इससे वे बेटर है, मतलब बैटरी डबल है, उसमें आपको रैम डबल मिलेगी, उसमें ये पोर्ट्स वाली समस्या नहीं है। एंड एट द सेम टाइम उसमें जो है प्रोसेसर वगैरह सब सेम है, मतलब उसमें रैम डबल है और बैटरी डबल है और यूएसबी पोर्ट्स भी डबल है। बट दिक्कत ये है कि वो साला 94,000 का मिलता है और ये सिर्फ 38,000। तो क्या लें? मेरी मायने में अगर मैं कहूँ तो आप यही ले लो, ये आपको ऑलमोस्ट 60-65% सस्ता मिल रहा है। वो कहाँ 95,000 का, ये कहाँ 37 का, कार्ड ऑफर लगा के 35 का मिल सकता है। यूज्ड मार्केट में जाओ तो मे भी 20,000 का मिल जाए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो आई विल स्टिल रेकमेंड कि आप यही लो। एंड इसमें अगर मैं नेगेटिव बताया तो एक बात याद रखना, पॉजिटिव की भी कमी नहीं है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। आप लोग क्या लोगे? ROG Ally X जो कि 94,000 का है, जो कि ऑलमोस्ट 60,000 महंगा है, या ये देखो 60,000 वो ज्यादा ले रहे हैं तो उसमें ज्यादा चीजें भी दे रहे हैं, बट क्या वो ज्यादा चीजें इतनी वर्थ इट हैं? मतलब वो डबल रैम और डबल बैटरी 60,000 के बराबर है। 60,000 में आपको आराम से मतलब एक PS5 और एक बेसिक टीवी मिल जाएगा। समझ रहे हो कितना पावरफुल है 60,000? 60,000 में आप एक पूरा पीसी बिल्ड कर सकते हो। 60,000 में Xbox Series S ले सकते हो और साथ में 3-4 चीजें और ले सकते हो, बेसिकली Xbox Series S और ये भी ले सकते हो। इतना बड़ा अमाउंट है 60,000। तो बस वही रीजन है जो ROG Ally X की जगह मैं ये आज भी रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये 60,000 सस्ता है। बट स्टिल विचित्र लोग हैं, मैं ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा सब विचित्र मेरे भाइयों का। तो बताओ अपना ओपिनियन, कमेंट खुला है, आ जाओ नीचे। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके पॉजिटिव्स की बात करेंगे। एंड देन एक और लास्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कंप्लीट वर्डिक्ट की बात करेंगे। एंड देन ROG Ally की सीरीज भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हमने टीवी की बात करनी है, ठीक है? ये PS5 के लिए बेस्ट टीवी है इस वक्त, तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बबलू डॉन।